ऑनलाइन कंटेंट की इस बदलती दुनिया में कभी कभी एक ऐसा तूफान आता है जो हमारे बनाने का, शेयर करने का और इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने का तरीका ही हिला देता है। हाल ही में इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई है। एक ऐसी कहानी जिसमें एग्जॉर्बिटेंट डिमांड्स, कॉपीराइट स्ट्राइक्स और एक लीगल बैटल शामिल है जो शायद फेयर यूज का मतलब ही रीडिफाइन कर दे हमारे डिजिटल एरा में। इस तूफान के सेंटर में है एक फिगर जिसे आप सब जानते हैं, मोहक मंगल। और वो फिगर जो सोशल मीडिया पे गूंज रही है, एक हैरान करने वाली फिगर, 48 लाख रुपए। हाय एवरीवन, और चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू पर गहराई से बात करेंगे जिसने क्रिएटर्स, लीगल एक्सपर्ट्स और आम जनता का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ये है प्रोमिनेंट इंडियन यूट्यूबर मोहक मंगल और न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी ANI के बीच चल रहा डिस्प्यूट। ये सिर्फ एक वीडियो या एक चैनल की बात नहीं है, ये डिजिटल एज में कॉपीराइट पर एक क्रिटिकल डिस्कशन है। फेयर यूज और फेयर डीलिंग के अक्सर मुश्किल समझे जाने वाले पहलुओं की बात है। बड़े कॉर्पोरेशंस और इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के बीच चल रही पावर डायनामिक्स की बात है। कॉपीराइट स्ट्राइक किसने भेजी? ANI ने। क्यों? क्योंकि मैंने 16 मिनट के वीडियो में उनकी 11 सेकंड फुटेज यूज करी। 45 लाख प्लस GST दो और चैनल की सारी स्ट्राइक्स हम हटा देंगे। नहीं दोगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा। ये सब तब शुरू हुआ जब मोहक मंगल, जो अपनी इंसाइटफुल एनालिटिकल वीडियोस के लिए जाने जाते हैं, उन्हें ANI से उनके चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिले। ये स्ट्राइक्स उन्होंने एक्सप्लेन किया ANI के इनक्रेडिबली शॉर्ट क्लिप्स यूज करने के लिए थे। एक वीडियो में 10 से 11 सेकंड्स और दूसरे में सिर्फ 9 सेकंड्स क्लिप्स, जिन्हें उन्हें लगा कि वो फेयर यूज के अंदर क्रिटिकल कमेंट्री और न्यूज एनालिसिस के लिए यूज कर रहे थे। पर ऑनेस्टली मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं, क्योंकि मुझे लगा ये तो फेयर यूज के अंडर आना चाहिए। फेयर यूज बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर आपको कमेंट्री करनी है ना, तो 30 या 20 मिनट के वीडियो के लिए कुछ सेकंड आपने किसी के ले लिए तो वो अलाउड होता है। जैसा कि मोहक ने खुद कहा, मैं ये क्लिप्स एनालिसिस के लिए यूज कर रहा था, कमेंट्री के लिए। बेसिकली वही जो जर्नलिज्म अक्सर करती है, एग्जिस्टिंग न्यूज को रेफरेंस करके एक बड़ी नैरेटिव बनाना। मुझे लगा ये क्लियरली फेयर यूज के अंडर आता है, लेकिन फिर आया वो शॉकर। मोहक के मुताबिक एक ENI रिप्रेजेंटेटिव ने उनसे 45 लाख प्लस GST की डिमांड करी उन स्ट्राइक्स को हटाने के लिए। दूसरा ऑप्शन, उनके चैनल को डिलीट करने का चिलिंग थ्रेट। उन्होंने मुझ पर प्रेशर बनाया। मोहक ने अपनी वीडियो में कहा कि अगर मैंने 50 लाख नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीट कर देंगे। तो उनका कहना है कि 45 लाख प्लस GST दो, आपकी पेनल्टीज भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी और आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा ANI की फुटेज का। ये क्या घटिया तरीका है अपना रेवेन्यू बढ़ाने का कि कॉपीराइट स्ट्राइक दो और फिर बोलो कि 50 लाख रुपए दो और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। किसी भी यूट्यूबर के लिए, खासकर कि वो जिसने सालों की मेहनत से अपना प्लेटफॉर्म बनाया हो, चैनल टर्मिनेशन का थ्रेट सबसे बड़ा होता है। ये सिर्फ वीडियोस खोने की बात नहीं है, ये रोजी रोटी खोने की, कम्युनिटी खोने की और सालों की मेहनत बर्बाद होने की बात है। इस कहानी को और भी इम्पैक्टफुल बनाती है ये बात कि मोहक का एक्सपीरियंस अकेला नहीं है। जैसे ही उनकी वीडियो वायरल हुई, और भी कई क्रिएटर्स सामने आए जिन्होंने ANI से ऐसी ही कॉपीराइट क्लेम्स और डिमांड्स के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। हमने सुमित जैसे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की कहानियां सुनी है जिन्होंने 15 से 20 लाख पे किए, और रजत पवार की, जिन्होंने 2 स्ट्राइक्स मिलने के बाद 18 लाख की डिमांड का सामना करा। ये कलेक्टिव आउटक्राई ANI की तरफ से एक पोटेंशियल पैटर्न सजेस्ट करती है। कॉपीराइट क्लेम्स के पीछे के इंटेंट पर गंभीर सवाल उठाती है। क्या ये जेन्युइन कॉपीराइट एनफोर्समेंट है या कुछ और स्ट्रेटेजी चल रही है? जैसा कि एक यूट्यूबर ने कहा, यह एक बिजनेस मॉडल जैसा लगता है। स्ट्राइक दो, डर पैदा करो और फिर सॉल्यूशन दो एक बहुत बड़ी प्राइस पर। इस कंट्रोवर्सी को सही से समझने के लिए हमें कुछ लीगल टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होगा। बेसिकली कॉपीराइट लॉ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ ऑथरशिप को प्रोटेक्ट करती है। ये क्रिएटर्स को अपने काम को रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले करने के एक्सक्लूसिव राइट्स देती है। लेकिन ज्यादातर कॉपीराइट लॉज में एक्सेप्शंस भी होते हैं। US में इसे फेयर यूज कहते हैं, इंडिया में इसे फेयर डीलिंग के नाम से जाना जाता है। इंडियन कॉपीराइट एक्ट स्पेसिफिकली सेक्शन 52 कॉपीराइटेड मटेरियल को बिना परमिशन के यूज करने की इजाजत देता है, जैसे
की क्रिटिसिज्म, कमेंट, न्यूज रिपोर्टिंग और रिसर्च के लिए। सीधा साधा सा लगता है ना, उतना भी नहीं है। यूएस से बिल्कुल अलग, जहां फेयर यूज डिटरमाइन करने के लिए 4 फैक्टर टेस्ट होता है: पर्पस, नेचर, अमाउंट और मार्केट इफेक्ट। इंडिया का फेयर डीलिंग कम डिफाइंड है। ये अक्सर कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है कि हर इंडिविजुअल केस में फेयर यूज क्या है। इस क्लियर गाइडलाइंस की कमी एम्बिग्युइटी पैदा करती है और अनफॉर्चुनेटली पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी जगह बनाती है। फिर आता है YouTube का कंटेंट आईडी सिस्टम। ये एक ऑटोमेटेड टूल है जो कॉपीराइट होल्डर्स को अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये सिस्टम बड़े पैमाने पर कॉपीराइट मैनेजमेंट के लिए एफिशिएंट होते हुए भी फेयर यूज या फेयर डीलिंग के न्यूएंसेस को समझने में अक्सर फेल हो जाता है। ये इंस्टेंटली स्ट्राइक्स दे सकता है और YouTube की 3 स्ट्राइक पॉलिसी जो चैनल टर्मिनेशन की तरफ ले जाती है, क्रिएटर्स को अक्सर इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर में छोड़ देती है, कभी कभी किसी भी कीमत पर। अब ANI के पर्सपेक्टिव को भी एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। एक न्यूज एजेंसी के रूप में वो ओरिजिनल न्यूज कंटेंट गैदर करना और प्रोड्यूस करने में सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेजिटिमेट मीन से प्रोटेक्ट करना, जिसमें कॉपीराइट इन्फोर्समेंट भी शामिल है, उनके बिजनेस के लिए एसेंशियल है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि मोहक मंगल ने उनके कंटेंट को यूज करके बिना परमिशन के उनके काम से पैसा कमाया। ये हमें लेटेस्ट डेवलपमेंट तक ले जाता है। ANI ने मोहक मंगल के खिलाफ डेफेमेशन सूट फाइल किया है। उनका आरोप है कि वीडियो में गलत और डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन, ठग्स और गुंडाराज जैसे इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज का यूज किया गया है, जिससे उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस सब पर अपनी राय दी है। मोहक की वीडियो रिव्यू करने के बाद कोर्ट ने मोहक को अपनी वीडियो से कुछ ऑफेंडिंग पोर्शंस हटाने के निर्देश दिए हैं। मोहक ने अपनी लीगल टीम के थ्रू वीडियो को एडिट कर दे और उन चेंजेस को करने पर एग्री किया है, टेम्परेरी उसे प्राइवेट मोड में डालकर। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट का करंट डायरेक्टिव लैंग्वेज के बारे में है जो यूज की गई, न कि कोर कॉपीराइट डिस्प्यूट पर कोई जजमेंट। ANI ने यह भी कहा कि वो एक अलग कॉपीराइट सूट फाइल करने वाले हैं। अब यहाँ एक फैसिनेटिंग नया ट्विस्ट आता है कहानी में। इस वाइड स्प्रेड कॉन्ट्रोवर्सी और क्रिएटर्स के लिए सपोर्ट की लहर के बाद एक और मेजर न्यूज एजेंसी द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI एक रिमार्केबल ऑफर के साथ सामने आई है। PTI ने अनाउंस किया है कि वो इंडिविजुअल यूट्यूब क्रिएटर्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूज के लिए अपने वीडियोस कंटेंट का हाईली अफोर्डेबल एक्सेस प्रोवाइड करेगी। PTI का ये कदम सिग्निफिकेंट है। ये न्यूज एजेंसीज के लिए डिजिटल क्रिएटर्स के साथ काम करने का एक पोटेंशियल अल्टरनेटिव मॉडल प्रेजेंट करता है। एक ऐसा मॉडल जो कन्फ्रंटेशनल कॉपीराइट इन्फोर्समेंट के बजाय एक्सेसिबिलिटी और कोलैबोरेशन को प्रायोरिटी देता है। क्या ये गेम चेंजर हो सकता है? क्या ये ट्रेडिशनल न्यूज मीडिया और इंडिपेंडेंट ऑनलाइन क्रिएटर्स के बीच एक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का रास्ता खोल सकता है? ये सवाल उठाता है। अगर एक मेजर न्यूज एजेंसी अफोर्डेबल लाइसेंसिंग दे सकती है तो दूसरे क्यों नहीं? क्या ये ऐसे फ्यूचर की झलक है जहां न्यूज एजेंसी कंटेंट कमेंट्री और एनालिसिस के लिए ज्यादा इजीली अवेलेबल होगा, या ये एक स्पेसिफिक हीटेड कंट्रोवर्सी का एक यूनिक रिस्पॉन्स है? ये पूरी सागा इंडिया के कॉपीराइट लॉज में क्लैरिटी की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करती है, खासकर डिजिटल एरा में फेयर डीलिंग को लेकर। ये उस इमेंस पावर को भी उजागर करती है जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स इन पॉलिसीज को इन्फोर्स करने में रखते हैं, और वो जिम्मेदारी जो वो सब क्रिएटर्स के लिए फेयर यूज और इक्विटेबल एनवायरनमेंट इंश्योर करने में उठाते हैं। मोहक मंगल का केस और दूसरे यूट्यूबर्स की कहानियां एक क्रिटिकल कन्वर्सेशन को सामने लाई हैं। ये क्रिटिसिज्म करने के अधिकार, एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन की जरूरत और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने, क्रिएटिव और पब्लिक डिस्कोर्स को बढ़ावा देने के बीच डेलिकेट बैलेंस के बारे में एक कन्वर्सेशन है। आपका क्या कहना है? क्या ANI का एक्शन कॉपीराइट के लिए एक लेजिटिमेट एक्सरसाइज है या एक एक्सप्लॉयटेशन की हद तक जाना है? क्या YouTube को अपने कंटेंट आईडी सिस्टम को फेयर यूज को बेहतर समझने के लिए रिफाइन करना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि PTI जैसी एजेंसीज कंटेंट कोलैबोरेशन के फ्यूचर को शेप करने में क्या रोल निभा सकती हैं? अपने व्यूज रिस्पेक्टफुली कमेंट्स में शेयर करें। चलिए इस इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन को जारी रखते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, इन डेप्थ एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूले और वो नोटिफिकेशन वाली बेल भी दबा देना अगली बार इन्फॉर्म्ड रहने के लिए। थैंक यू।